Assalamu alaikum to everyone. Hope so that you all are doing very well. For today, we are going to start our new chapter, chapter number 3, which is named as Dynamics. Last time we have studied the chapter number 1 and the chapter number 2. We have studied the branches of physics, in which the first branch was mechanics. And we studied that mechanics is that branch of physics which deals with the study of motion. यानी हम लोगों ने पढ़ा था कि मैकेनिक्स फ़िज़िक्स की ऐसी ब्रांच है, एक ऐसी टाइप है जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग मोशन के बारे में पढ़ते थे। मज़ीद फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि मैकेनिक्स की हमारे पास 3 फर्दर टाइप्स होती हैं, मज़ीद उसकी 3 टाइप्स होती हैं, जिसमें से पहली टाइप जो है मैकेनिक्स की उसको हम लोग काइनेमेटिक्स बोलते हैं। सेकंड टाइप उसकी डायनामिक्स हैं, जिसके बारे में चैप्टर है, और थर्ड टाइप जो है हमारे पास स्टैटिस्टिक्स होती हैं, या स्टैटिक्स भी इसको आमतौर पे बोला जाता है। तो उसके रिलेटेड 2 चैप्टर्स हमारी बुक में शामिल हैं, जिसमें से हम लोगों ने काइनेमेटिक्स को पढ़ लिया था। मैं एक बार रिकॉल कर देता हूँ। काइनेमेटिक्स मैकेनिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम मोशन को इन डिटेल स्टडी करते हैं, इस चीज़ को जाने बगैर कि वो मोशन जो है वो किस वजह से हो रहा है। और हम अब जो है वो चैप्टर पढ़ेंगे डायनामिक्स, जिसमें हम लोग ये स्टडी करेंगे कि मोशन होने की वजह क्या है, यानी फोर्स लग रही है उसके ऊपर, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं कि जिनकी वजह से मोशन जो है होता है, हरकत होती है या मूवमेंट होती है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग डायनामिक्स की डेफिनेशन से। अच्छा, एक बार फिर से मैं रिकॉल कर दूं थर्ड इसकी ब्रांच, जो कि हमारी बुक का चैप्टर तो नहीं है, स्टैटिक्स इसकी थर्ड ब्रांच होती है मैकेनिक्स की। उसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं, लाइक आपके पास एक ग्लास पड़ा हुआ है, माइक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर उस पर क्या क्या फोर्सेस लग रही हैं, क्यों वो ग्लास बैलेंस्ड है हर एक चीज़ से। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स वगैरह को पढ़ते हैं, उसको हम स्टैटिक्स का नाम देते हैं। कि चीज़ अगर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे रुकी हुई आपको बज़ाहिर नज़र आ रही है, वो क्यों रुकी हुई है एक्चुअली। सो आप लोगों ने ये नोट्स से आप लोगों को ग्रुप में सेंड हो जाएंगे। वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ डायनामिक्स। सो डायनामिक्स क्या होती है? डायनामिक्स द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स की एक ऐसी ब्रांच जो कि ताल्लुक़ रखती है किसके साथ? स्टडी ऑफ मोशन के साथ, ऑब्जेक्ट्स के मोशन की स्टडी के साथ, अलोंग विद द कॉजेज ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नाउन एज डायनामिक्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कॉजेज ऑफ मोशन हम लोग डायनामिक्स के अंदर पढ़ते हैं। सो हम ये कह सकते हैं मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट्स के मोशन को स्टडी करते हैं, और हम लोग ये भी स्टडी करते हैं कि जो मोशन हो रहा है, मूवमेंट हो रही है, हरकत हो रही है, वो किस वजह से हो रही है। ये एक्चुअली डायनामिक्स का गोल है। तो इसमें पहली डेफिनेशन हमारे पास आती है, जो बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है, कि फ़ोर्स क्या है। फ़ोर्स वो पहला फैक्टर है कि जिससे हमें पता चलता है कि कोई भी चीज़ मूव क्यों कर रही है। अब फोर्स क्या होती है, फिज़िक्स इसको कैसे डिफ़ाइन करती है? तो देखें आप, फोर्स एक ऐसा नुमाइंदा होता है, एक ऐसा एजेंट होता है जो मूव करता है, हरकत करता है, और टेंड्स टू मूव, या मूव होने पे मजबूर करता है। ये एक ऐसा एजेंट है। रुकती है, एक ऐसा एजेंट है जो रुकता है या फिर रुकने पर मजबूर करता है। या फिर हम इसे ये भी कह सकते हैं कि फोर्स जो है किसी भी मूविंग बॉडी की डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है। तो हम लोग फोर्स को कैसे डिफ़ाइन कर सकते हैं? द एजेंट विच मूव्स और टेंड्स टू मूव, वो यानी नुमाइंदा जो खुद हरकत करता है, मूव करता है, या मूव होने पे चीज़ को मजबूर करता है, खुद रुकता है या चीज़ को रुकने पे मजबूर करता है, या फिर एक बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करता है, उस एजेंट को हम लोग फोर्स कहते हैं। दूसरी देखें, या फिर हम इसे ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, द एजेंट विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट, पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ नोन एज फोर्स। हम इसे इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ पोजीशन जो है वो चेंज करता है, यानी कि अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में ले आए, और अगर स्टेट ऑफ मोशन में है तो उसको रेस्ट में ले आए, या फिर उसकी स्टेट ऑफ डायरेक्शन को चेंज कर दें, हम उसको भी फोर्स कह सकते हैं। तो इन दोनों तरीक़ों से आप फोर्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं। दोनों में से जो मर्ज़ी डेफिनेशन कर लें, या आप लोगों की करेक्ट जो है मानी जाएगी, और ये PDF आपको ग्रुप में सेंड हो जाएगा इंशाल्लाह। नेक्स्ट टू इट वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर इम्पोर्टेंट टर्म, इनर्शिया। अच्छा, इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया देखें, एक बॉडी की प्रॉपर्टी होता है, हर एक चीज़ की एक खूबी या खामी होती है। बिल्कुल इसी तरह से इनर्शिया जो है मैटर हर एक चीज़ को कहते हैं जो कि जगह घेरता है या फिर वज़न रखता है, हर उस चीज़ को मैटर हम बोलते हैं। तो इनर्शिया उसके साथ एक प्रॉपर्टी लिंक्ड होती है।
ये एक ऐसी खूबी होती है जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर तो एक बॉडी अपनी स्टेट को चेंज करना चाहे, स्टेट का मतलब होता है अपनी हालत को चेंज करना चाहे, यानी मिसाल के तौर पर अगर वो रुकी हुई है तो आपने उस पर फोर्स लगाई, अब वो क्या करेगी, फोर्स लगने की वजह से मूव करेगी। लेकिन आपको पता है ना, जितनी भारी चीज़ होती है उसको उतना मुश्किल होता है हिलाना। वो आपको जो आगे से स्टेट ऑफ रेस्ट को बरकरार रखने के लिए वो जो मुज़ाहमत करती है, वो जो रेजिस्ट करती है, वो जो रुकने की कोशिश करती है कि जो उसकी स्टेट थी वो उस पर ही रहे, तो उस चीज़ को, उस प्रॉपर्टी को जो है हम लोग क्या कहते हैं, इनर्शिया। और इनर्शिया जितनी भारी चीज़ होगी आपको उसका इनर्शिया उतना ही ज़्यादा मिलेगा। इनर्शिया का कॉन्सेप्ट सबसे पहले एक इटालियन साइंटिस्ट ने दिया था, जिसको हम लोग फादर ऑफ फिज़िक्स भी कहते हैं, जिनका नेम था गैलीलियो गैलीलाई। इन्होंने लीनिंग टावर ऑफ पीसा, जो टेढ़ा टावर पीसा में आपने चैप्टर नंबर 2 में जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का टॉपिक पढ़ा था तो वहाँ पे आपने लीनिंग टावर ऑफ पीसा पढ़ा था, बिल्कुल टेढ़ा सा। वहाँ से उसने काफ़ी चीज़ें फेंकी और उसने 1800 ईयर्स बिफोर एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट गलत किया था, कि जो कहता था कि चीज़ें जितनी यानी भारी होती हैं वो उतनी ज़्यादा जल्दी गिरेंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल एक 1 kg का स्टोन है और एक आपके पास 10 kg का स्टोन है, तो 10 kg वाला स्टोन 10 टाइम्स फास्टर गिरेगा। बट ऐसा नहीं होता, आपके पास बेशक 100 kg का स्टोन है, बेशक आपके पास 1 kg का स्टोन है, दोनों एट अ टाइम जो है वो ज़मीन पे फॉल करेंगे। ठीक है। सो इनर्शिया क्या होता है आप ये देख सकते हैं, आपकी बुक की एग्जांपल भी है। दिस इज़ योर बुक, पेज नंबर यू कैन सी पेज नंबर 58। आप लोग ये देख सकते हैं फिगर नंबर 3.5 में, द कॉइन फॉल्स इनटू द ग्लास एज द कार्ड फ्लिक्स अवे। जैसे आपने क्या करना है, शीशे का ग्लास ले लें आपने क्या करना है, ऊपर एक कार्ड रखना और उसके ऊपर कॉइन रखते हैं। आपने क्या करना है, बिल्कुल इस तरह से करके ना वो कार्ड को तेज़ी के साथ आपने फ्लिप करना है, उंगली मारनी है उसके ऊपर। आप क्या देखेंगे, जो कॉइन होता है वो किस स्टेट में है, स्टेट ऑफ रेस्ट में। आपने फोर्स लगाई कि इस कॉइन के स्टेट में जाएगा, स्टेट ऑफ मोशन में, बट वो क्या करेगा, अपनी रेस्ट की हालत को मेंटेन करने के लिए आप देखेंगे थोड़ा सा हिलेगा, बट वो ग्लास के अंदर बाद में गिर जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से आप लोग ये देख सकते हैं, ये कॉइन की एक ढेरी लगी हुई है और एक स्ट्रिप सी उसके नीचे रखी हुई है। अगर आप बहुत ही फास्टली स्ट्रिप को हटा लेंगे, देखेंगे वो स्टेट ऑफ रेस्ट है कॉइन्स की, बहुत ही अगर आप तेज़ी के साथ इसको हटा लेंगे तो वो कॉइन्स आप देखेंगे वहाँ पे खड़े रहेंगे। ये भी एक इनर्शिया की मिसाल है कि आप लोग ये देख रहे हैं, वो चीज़ जो है अपने मोशन को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रही, वो वहाँ पे बिल्कुल पड़ी हुई है जहाँ पे थी, यानी स्टेट ऑफ रेस्ट को उसने मेंटेन किया है, इवन डेट आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ये जो प्रॉपर्टी है ना कि फोर्स लग भी जाए, उसकी स्टेट को, उसकी हालत को चेंज करने के लिए, लेकिन फिर भी वो अपनी हालत को जो बरकरार रखने की कोशिश करता है, ये जो उसके पास हिम्मत आती है या कुव्वत आती है, ताकत आती है, इस प्रॉपर्टी को जो है हम लोग इनर्शिया कहते हैं। होप्स हो कि आप लोगों को इनर्शिया का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर हो गया होगा। ओके जी, आप लोग नोट्स के ऊपर ये देख सकते हैं, हमारा एक छोटा सा पॉइंट रह गया था, फोर्स। हमारे पास एक इसका यूनिट भी पेपर में एमसीक्यूज में पूछा जाता है। द एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो है फोर्स का न्यूटन होता है, जिसको कैपिटल एन के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। अब क्वांटिटी, नेचर ऑफ क्वांटिटी इसकी क्या होती है, हम लोगों ने 2 टाइप्स की क्वांटिटी पढ़ी थी। एक स्केलर्स पढ़े थे जिसमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, दूसरी वेक्टर्स पढ़े थे जिनको डिफाइन होने के लिए वेक्टर्स की ज़रूरत होती है। तो फोर्स जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी इसको डिफ़ाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ कि इसकी वैल्यू के साथ साथ कितनी फोर्स है, ये जानना ज़रूरी है कि ये किस डायरेक्शन में इंप्लीमेंट हो रही है। सो इसकी नेचर ऑफ क्वांटिटी क्या है, ये एक वेक्टर है। नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो फोर्स, क्योंकि एक वेक्टर है, फोर्स इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ। और अगर आप गौर से देखें तो मैंने यहाँ पे एफ को बोल्ड किया है, आप लोग और भी रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं, ऊपर एरो भी लगा सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज़ पता है, यहाँ ऊपर आप डॉट भी मेंशन कर सकते हैं। देयर आर मैनी वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग द वेक्टर्स, बट राइट नाउ आप लोगों की बुक ने क्योंकि 3 मेंशन किए थे तो मैं आप लोगों को 3 बता रहा हूँ। नेक्स्ट टॉपिक बेटा हमारे पास है मोमेंटम। मोमेंटम क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक 100 kg का फॉर एग्ज़ाम्पल एक व्हीकल है, वो आ रही है और आपके साथ टकराती है, और बिल्कुल इसी तरह से एक आपके पास समझ लें कि 20 kg का साइकिल आके आपके साथ टकरा रहा है। तो आप ये देख सकते हैं कि आपके साथ जब वो चीज़ टकराएगी तो कौन चीज़ ज़्यादा नुकसान कर सकती है। तो आपका बिल्कुल जवाब यही होगा कि जो
100 kg वाली चीज़ है, व्हीकल है, वो आपका ज़्यादा नुकसान कर सकती है। बट आपका आंसर किसी हद तक ठीक है, लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो 100 kg वाली चीज़ एक कम स्पीड से आ रही है, बहुत ही कम स्पीड से चल रही है, समझ लें कि माइनर कोई 5 to 10 किलोमीटर पर आवर, और दूसरी एक चीज़ जो साइकिल है वो समझ लें कि 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, यानी बहुत तेज़ आ रहा है, तो अब आप कह सकते हैं कि कौन आपका ज़्यादा नुकसान कर सकती है। ऑब्वियसली ये जो नुकसान है ये डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे। अभी आप लोगों ने गौर से देखा, एक तो उस चीज़ का वज़न कितना है, यानी मैस कितना है उसका, कितने केजीज है, और दूसरी चीज़ कि वो चीज़ कितनी रफ्तार के साथ आ रही है। तो जब हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं, किसी भी चीज़ के मैस को और उसकी वेलोसिटी को या फिर स्पीड को, तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट के साथ हमारे पास एक नई चीज़ आती है, फिज़िक्स के अंदर हम उस चीज़ को नाम देते हैं मोमेंटम का। इस टर्म को सबसे पहले सर आइजैक न्यूटन ने यूज़ किया था और उन्होंने मोमेंटम को नाम दिया था क्वांटिटी ऑफ मोशन का। तो मोमेंटम का एक दूसरा नाम भी होता है, अगर आपसे पूछा जाए कि इन टर्म्स ऑफ न्यूटन आप डिफाइन करें कि व्हाट इज़ मोमेंटम, सो व्हाट वी हैव टू से द क्वांटिटी ऑफ मोशन इज़ नाउन एज मोमेंटम, यानी मोशन की जो मिकदार होती है उसको हम लोग मोमेंटम कहते हैं। और उस चीज़ में और इस क्वांटिटी में हमारे पास दो चीज़ें शामिल होती हैं, मैस और वेलोसिटी। तो मैथमेटिकली या बोर्ड के पेपर में आप लोगों ने कैसे लिखना है, द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी, एक बॉडी की मोशन की वो क्वांटिटी विच पोसेसेस, जो कि रखती है बाय अ बॉडी, एक बॉडी ड्यू टू इट्स मैस एंड वेलोसिटी, जो कि एक बॉडी उसकी मैस और वेलोसिटी या स्पीड की वजह से रखती है, उस क्वांटिटी को जो है हम लोग मोमेंटम कहते हैं। मोमेंटम जो है वो एक लीनियर मोमेंटम को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल P के साथ, और ये बोल्ड P लिखा है क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। फार्मूला इसका क्या होगा, देखें हम दो चीज़ों से मिलके बनता है, मैस और वेलोसिटी या स्पीड के साथ, तो m × v हम लोग लिखेंगे। यूनिट इसका क्या होता है, द ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम इज़ किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। आपको पता है यहाँ पे मैस का यूनिट होता है किलोग्राम और वेलोसिटी का यूनिट हमारे पास होता है मीटर पर सेकेंड। तो इसका कोई यूनिट हम कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये S-1 है। और क्वांटिटी कौन सी है, इसकी नेचर ऑफ क्वांटिटी क्या है, जारी सी बात है इसमें, क्योंकि वेलोसिटी आ रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है और ये एक स्केलर है। जब भी एक स्केलर और एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो हमारे पास आता है वो हमेशा एक वेक्टर आता है। सो इसीलिए हम कह सकते हैं मोमेंटम में एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स आवर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेट न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ओके, न्यूटन ने सबसे पहले इन लॉज को प्रेजेंट किया, तकरीबन कहा जाता है कि 1667 में उसने अपनी मशहूर ज़माना किताब प्रिंसिपिया दी फिलोसफिया में, लैटिन जो कि लातीनी ज़ुबान में, लैटिन लैंग्वेज में लिखी गई थी उसने, तो उसमें अपने लॉज जो हैं वो प्रेजेंट किए थे कि जो कि रूल कर रहे हैं उस पूरी यूनिवर्स के ऊपर, कि आम तौर पे चीज़ें कैसे मूव करती हैं। तो न्यूटन का पहला लॉ मैं सिंपली आपको पहले बता देता हूँ कि क्या कहता है। न्यूटन के पहले लॉ के हमारे पास बेटा दो केसेस हैं। न्यूटन का पहला लॉ हमसे ये कहता है कि अगर एक चीज़ जो है वो मूव कर रही है, वो हरकत कर रही है, तो वो सारी ज़िंदगी मूव करती रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है उस पर आके एक्ट ना करे और उसको रोक दे। मिसाल के तौर पर इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक स्पेस है, उसके अंदर आपने एक चीज़, एक स्टोन को थ्रो किया, तो बेटा देखें वो सारी ज़िंदगी मूव करता रहेगा क्योंकि उसको रोकने वाला कोई नहीं है। दूसरा केस न्यूटन लॉ का ये है, अगर एक चीज़ रेस्ट पे है, रुकी हुई हालत में है, तो वो सारी ज़िंदगी रुकी हुई हालत पे रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है उस पर आके एक्ट ना कर जाए। इसके सिंपल सी एग्जांपल ये देखें। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये फिज़िक्स की बुक टेबल पे पड़ी हुई है, इसको फॉर एग्जांपल अगर तो यहाँ पे रूम में कोई भी नहीं आता, तो इसको बेशक मैं 10 दिन बाद आकर देखूँ, 100 साल बाद आकर देखूँ, ये यहाँ पर ही पड़ी रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा जब तक कि इसको मैं ये देखें, जब तक मैं इसको एक्सटर्नल फोर्स से यहाँ पे ना हिलाऊँ। तो न्यूटन के दोनों लॉज आपने देखे। पहला केस इसका क्या है, अगर एक चीज़ मूव कर रही है तो वो सारी ज़िंदगी मूव करती रहेगी, अगर एक चीज़ रेस्ट पे है वो सारी ज़िंदगी रेस्ट पे रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना कर जाए और जो चीज़ मूव कर रही है उसको रोक दे और जो चीज़ रेस्ट पे है उसको चला दे। तो हम इसको डिफाइन करते हैं, इफ़ अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इफ़ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो क्या लिखा हुआ है, अगर एक बॉडी जारी रखती है उसकी कौन सी हालत,
रेस्ट की हालत या फिर यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है जो एक ही स्पीड से चलती रहे इन अ स्ट्रेट लाइन, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, अगर कोई भी नेट फोर्स जो है उस पर एक्ट नहीं करती। अब यहाँ पे एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, अगर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही और आपकी बॉडी मूव कर रही है, वो हमेशा याद रखें जो ट्रोजेक्ट्री, जो पाथ को, जो रास्ते को फॉलो करेगी वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है, क्योंकि ये इनर्शिया जो हम लोगों ने पीछे प्रॉपर्टी स्टडी की है उसको ये ओबे करता है। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है हमें? इनर्शिया क्या कहता था? इनर्शिया एक प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी थी जो कि हमें ये बताती थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अपनी स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट को चेंज नहीं करना चाहता, यानी वो जिस हालत में है उसी हालत में रहना चाहता है। ओके जी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों ने एक्सटर्नल फोर्स या नेट फोर्स का क्लियर किया है। नेट फोर्स, नेट का मतलब होता है टोटल फोर्स। अब फॉर एग्जांपल हम पे बहुत सारी एट अ टाइम जो फोर्सेस लग सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास पेपर पड़ा हुआ है, बेटा देखें इस पे ग्रेविटी भी एक्ट कर रही है। नीचे से इसके पास जो टेबल है, आप लोग ये देख सकते हैं जहाँ पे मेरा हाथ है, ये भी टेबल ने इसको ऊपर से उठाया हुआ है ऐसे बिल्कुल। तो हम ये कह सकते हैं साइड से भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर हर तरफ से एक्ट कर रहा होता है। आप लोग बैलून की एक एग्जांपल ले सकते हैं। आप बैलून एक फुलाते हैं, वो बिल्कुल एक इन्फ्लेट हो जाता है इन द पोजीशन। जब आप उसके बिल्कुल उसकी नोज़ल को बिल्कुल छोड़ देते हैं तो आप देख रहे होते हैं वो बिल्कुल ऐसे एकदम पिचक जाता है, बिल्कुल अंदर की तरफ चले जाता है, जैसे उसकी स्टेट पहले थी उसी हालत में वो चला जाता है। तो आपने तो कोई फोर्स नहीं लगाई, तो जो फोर्स लगा रहा है इर्द गिर्द वो सारा का सारा क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो हर तरफ से एक तरह से हमारे पास फोर्स लग रही होती, लेकिन बॉडी उसी डायरेक्शन में मूव करती है जो हमारी टोटल फोर्स जिस डायरेक्शन में बने। तो नेट फोर्स की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बोर्ड में आती है। हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। उन तमाम फोर्सेस का मजमूआ जो कि एक बॉडी पे एक्ट कर रही होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नेट फोर्स का नाम देते हैं। ठीक है, तो न्यूटन का अब हम आ जाते हैं सेकंड लॉ के ऊपर। न्यूटन का सेकंड लॉ जो है उसकी मैथमेटिकल फॉर्म से मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। न्यूटन का सेकंड लॉ ये कहता है कि हम लोग व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, जब एक टोटल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स एक बॉडी पे एक्ट करती है तो वो क्या करती है? इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। ये न्यूटन का सेकंड है। तो देखें जब एक बॉडी पे नेट फोर्स या टोटल फोर्स एक्ट की है तो फिर क्या हुआ? बॉडी में क्या पैदा हुआ है? एक्सेलरेशन, यानी उसकी स्पीड में चेंज आया है टाइम के अकॉर्डिंग इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द नेट फोर्स। और वो चेंज इन स्पीड किस डायरेक्शन में है हमारे पास? नेट फोर्स, जिस डायरेक्शन में वो टोटल फोर्स एक्ट की है। ओके जी, अगली चीज़ क्या है? द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन विच इज़ प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ द अप्लाइड नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। और चेंज इन स्पीड उतनी ही पैदा होगी जितना आप उस पर फोर्स इम्प्लीमेंट करेंगे। और दूसरी चीज़ हम ये कह सकते हैं कि इसका फोर्स का इन्वर्स रिलेशन होता है मैस। बॉडी का जितना ज़्यादा मैस होगा उतनी ज़्यादा उसको फोर्स चाहिए होगी मूव करने के लिए। ठीक है, सो इसकी डेरिवेशन एक अहम पार्ट है। ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता होता पेपर में, छोटा सा है, तो हम इसके लिए इलेक्ट करते हैं कि अगर एक बॉडी मान लें एक्ट कर रही है, एक फोर्स एक्ट कर रही है किस पे? एक बॉडी पे, तो न्यूटन के सेकंड लॉ के मुताबिक एक फोर्स क्या पैदा करेगी? उसके अंदर एक्सेलरेशन, यानी उसके अंदर चेंज इन स्पीड पैदा करेगी बॉडी के अंदर, जिसका मैस क्या है हमारे पास? m में। जब हमें वैल्यूज़ नहीं ना पता होती तो हम जनरल उनको सपोज कर लेते हैं m या a। तो फिर मैथमेटिकली हम इस अबव स्टेटमेंट को कैसे लिख सकते हैं कि एक्स फोर्स जब एक्ट की तो क्या पैदा करेगी? एक्सेलरेशन, यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है? चेंज इन स्पीड या फिर एक्सेलरेशन। और दूसरी चीज़ हम लोगों को पता है कि एक्सेलरेशन जो है वो किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? यानी चेंज इन स्पीड किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा? मैस के। जितना ज़्यादा बॉडी का मैस होगा, जितने ज़्यादा किलो की होगी वो, जितना ज़्यादा उसका समझ लें वज़न होगा, उतना ही कम उसकी स्पीड में चेंज पैदा होगा। ठीक है, और जितना उसका कम वज़न होगा उतना ही ज़्यादा उसकी स्पीड में चेंज पैदा होगा। किसकी वजह से? फोर्स के लगने की वजह से। अगर हम दोनों के रिलेशंस को कंबाइन करते हैं तो देख सकते हैं आप एक्सेलरेशन, ये फार्मूला F/m के इक्वल आ जाते हैं। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m में, m उधर जाके मल्टीप्लाई होगा। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के साइन को अगर हम हटाएं, इफ़ वी पुट k एज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट देन द अबव रिलेशन विल बी बिकम। तो देखें अगर आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के साइन को हटाते हैं तो वो यहाँ पे इक्वल आ जाता होता है और यहाँ पे हमें कोई भी एक वेरिएबल लिखना पड़ता है। आपकी बुक उसको k कहती है। ऐसा यूनिट्स में आमतौर पे हम k की वैल्यू को 1 कंसीडर करते हैं।
इसीलिए अब अबव इक्वेशन क्या हमारे पास बन जाती है, F इज इक्वल्स टू एम में। तो इसका रिजल्ट क्या आता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ फोर्स। हम लोगों ने पहले ही यानी कि न्यूटन लॉज जो है ना वो आप लोगों को इन डिटेल बताते हैं कि फोर्स एक्चुअल में क्या चीज़ है। फोर्स हम लोगों ने पढ़ी थी, एक एजेंट जो कि मूव करता है या मूव करने पे मजबूर करता है या रुकता है या रुकने पे मजबूर करता है या एक बॉडी की डायरेक्शन चेंज करता है। यानी फोर्स 3 काम कर सकता है, किसी भी चीज़ को रोक सकता है, किसी भी चीज़ को मूव करवा सकता है या किसी भी चीज़ की डायरेक्शन को चेंज करवा सकता है। तो न्यूटन का जो पहला लॉ है वो क्वालिटी ऑफ फोर्स को डिफाइन करता है, यानी फोर्स की क्या क्वालिटी है, क्या कर सकती है। सेकेंड लॉ जो उसका बताता है वो उसकी बताता है प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ फोर्स। और थर्ड लॉ जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोगों को बताएगा कि उसकी एप्लीकेशन ऑफ फोर्स क्या है। ठीक है, यहाँ पे 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, 1 न्यूटन फोर्स, ये इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट क्वेश्चन और बनता है यहाँ से। द फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर स्क्वायर सेकंड इन अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम इज नोन एज 1 न्यूटन। 1 न्यूटन एक ऐसी फोर्स होती है जो कि एक बॉडी के अंदर 1 मीटर पर स्क्वायर सेकंड का एक्सेलरेशन पैदा करती है, यानी इतनी स्पीड में चेंज पैदा करती है टाइम के साथ, और जिसका वज़न कितना हो, 1 किलोग्राम। ठीक हो गया, तो इस चीज़ को जो है हम लोग 1 न्यूटन का नाम देते हैं। लास्ट थर्ड डेफिनेशन आप लोगों के ग्रुप में वो आज सेंड नहीं होगी इंशाल्लाह, बट कल तक हो जाएगी। मैं जनरली बता देता हूँ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। बेटा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन हम लोगों को ये कहता है कि हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है। ठीक है, हर एक एक्शन का एक रिएक्शन होता है, लेकिन उसकी सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन क्या होती है, हमारे पास ऑपोजिट होती है। ठीक है, तो इसको हम लोग न्यूटन का, आपकी बुक ने इसकी एग्जांपल दी है, सबसे अच्छी एग्जांपल रॉकेट है। फॉर एग्जांपल आप लोग ये देखें कि जो इसके अंदर गैसेस होती हैं, वो गैसेस क्या करती हैं, नीचे की तरफ एक प्रेशर अप्लाई करती हैं। जब नीचे प्रेशर अप्लाई करती हैं, अब गैसेस ने नीचे की तरफ प्रेशर अप्लाई किया, वो क्या हो गया, एक्शन। अब रिएक्शन के केस में उस पर एक फोर्स लगेगी जिसका डायरेक्शन अपवर्ड होगा, तो इसीलिए जो है ये रॉकेट आपको ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा। ठीक है, ये न्यूटन थर्ड लॉ की बदौलत जो है वो न्यूटन आपके पास जो रॉकेट्स हैं आप लोगों के पास ये बिल्कुल स्ट्रेट स्पेस के अंदर जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से बैलून आप लोगों ने इसके अंदर हवा भरी अच्छी तरह से, देन आप लोगों ने उसकी नोज़ल खोल दी। आप लोग ये देख सकते हैं एयर यहाँ से रश कर रही है, बाहर निकल रही है बाहर की तरफ जब ये निकलेगी, एक्शन करेगी, एक फोर्स लगाएगी, तो उस पर क्या होगा, एक रिएक्शन भी होगा। जो जितना एक्शन होगा उतना रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से आप लोगों को बैलून जो है वो इधर उधर मूव करता हुआ नज़र आएगा। बिल्कुल इसी तरह से आप देख सकते हैं ये बुक है, बुक का आप लोग देख सकते हैं ये फोर्स एक नीचे की तरफ लग रही है ग्रेविटी की, और बिल्कुल इसी तरह से अब ये नीचे क्यों नहीं गिर जाती, टेबल भी उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है जो कि ग्रेविटी के मुकाबले में होती है, जिसको एक रिएक्शन फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा इक्वल होते हैं, बट उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। अच्छा बेटा, यहाँ पे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि अगर तो एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं तो आपके पास जो बॉडी है वो कैसे मूव कर रही है। तो इसके 2 केसेस बेटा बनते हैं। अगर तो आप बुक देख रहे हैं, बुक मूव नहीं कर रही, ये स्टेट ऑफ रेस्ट में है, और बैलून और ये रॉकेट मूव कर रहे हैं। अगर तो आपके पास एक्शन और रिएक्शन एक सेम बॉडी पे हो रहे हैं, एक सेम ही बॉडी पे हो रहे हैं, जैसे इन द केस ऑफ बुक आप लोग ये देख सकते हैं, आप लोगों की फिगर नंबर 3.8 के अंदर एक्शन और रिएक्शन एक सेम बॉडी यानी बुक के ऊपर हो रहे हैं, तो मूव नहीं करेगी। लेकिन अगर एक्शन और रिएक्शन डिफरेंट बॉडीज़ पे हो सकें तब जो है मूव करेगी आप लोगों की बॉडी। फॉर एग्जांपल आप लोग ये देख रहे हैं, यहाँ पे एक्शन एयर का किस तरफ हो रहा है, ये आप लोगों के एटमॉस्फेयर की तरफ, तो रिएक्शन किस पे हो रहा है, बैलून की तरफ, इसलिए मूव कर रही है। बिल्कुल इन द केस ऑफ रॉकेट भी इस तरह से है। तो हम लोगों ने ये नतीजा निकाला, ये रिज़ल्ट निकाला कि जब एक्शन और रिएक्शन दोनों के दोनों एक सेम बॉडी पे एक्ट करते हैं तब आपकी बॉडी रेस्ट पे ही रहती है। लेकिन जब एक्शन और रिएक्शन जो हैं वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे या डिफरेंट मटेरियल्स पे एक्ट कर रहे होते हैं, देन आप लोगों की बॉडी जो है वो मूव करती है। होप सो डैट दिस लेसन विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो मैंने बेटा आप लोगों को बताया न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, बाकी सारी डेफिनेशंस हैं, अच्छी तरह से आप लोगों ने याद करनी है।
नोट्स जो हैं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन तक आपको ग्रुप में सेंड हो जाएंगे इंशाल्लाह। बाय टुमारो कल तक जो है आप लोगों को इसके नोट्स भी प्रिंटेड फॉर्म में ग्रुप में प्रोवाइड हो जाएंगे, आप प्रिंट आउट्स ले लीजिएगा। आज के लिए मैं ये वाले नोट्स सेंड करूँगा, ये हैंड रिटन PDF पे अच्छी तरह से आप लोगों ने याद करना है। टाइम आप लोगों का शॉर्ट है पेपर्स के अंदर, अच्छी तरह से आप लोगों ने हर एक चीज़ को करना है। और होप सो आप लोगों को इक्वेशंस ऑफ मोशन भी लास्ट टाइम जो करवाई थी समझ आ गई होंगी। टेक केयर, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।